हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। हम लोग बिना मोल कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री को आगे समझ नहीं सकते हैं। पहला जो चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितना भी आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस सब में मोल का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार एक छोटा सा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, और बहुत मजा आने वाला है। अगर आप मोल को समझ गए, अच्छे से सीख गए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे हम लोगों को केमिस्ट्री समझने में कोई भी चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात जो हम लोग करेंगे कि मोल किसे कहते हैं। ठीक है, मोल किसे कहते हैं, तो मोल के लिए आप एक सिंपल सा वर्ड रखिएगा कि मोल एक नंबर है। वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, उसी नंबर को हम लोग मोल कहते हैं। अब चूंकि यह इतना बड़ा नंबर है कि हम लोग इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो ऑलमोस्ट समझ रहे हैं 10 का पावर 23 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो रियल लाइफ में हम लोग इसका, जैसे आदमी को काउंट करना हो, फ्रूट्स का काउंट करना हो, चॉकलेट का काउंट करना हो, तो हम इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग यह नंबर को एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि मोल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा वर्ड आप याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको 6.022 भी लिखते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड लेंगे पार्टिकल्स। ठीक है ना, पार्टिकल्स, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह मोल है। ठीक है, अब यहाँ जैसे अगर कुछ रिस्पेक्टिव वर्ड की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर एटम्स के लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लिख सकते हो एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो होगा, अगर हम आयंस की बात करेंगे तो इसको हम लोग रेडिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, रेडिकल्स लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ ये जो नंबर है 6.023 10 का पावर 23, इसको कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं इसको। अब एवोगाड्रोज नंबर का सिंबल जो होता है वो होता है Na। ठीक है, या और इसको हम लोग An से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, An से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्या होगा कि Na का वैल्यू, तो Na की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक, अब जैसे मान लो कि 2 मोल दिया हुआ है, मोल कितना है 2, तो अगर हम बात करेंगे कि एटम्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो एक चीज और याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल कुछ भी कंटेन करेगा कितना, तो इस नंबर को। ठीक है, 1 मोल की बात करेंगे तो इसमें होता है कि द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 का पावर 23, इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। इस नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि यह 1 मोल है। ठीक, तो 1 मोल मैंगो की अगर बात करें तो आप यही नंबर का इस्तेमाल करेंगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि यह एवोगाड्रोस नंबर ही क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है। ठीक, अब देखो 1 बाय 1 हम लोग एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कैसे
मोल का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। मोल का डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे उस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलो तो इसको नोट कर लो। उसके बाद देखो, जैसे अगर हम एटम्स की बात करते हैं या एलिमेंट के लिए मोल लिखते हैं, एलिमेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट के लिए आप याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23। दूसरा, ये नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगाड्रोस नंबर भी आप बोल सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखो दूसरा जो हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला है ये हो गया एंटिटीज बाय नंबर, ठीक है, या नंबर बाय नंबर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अगर हम लोगों का वेट दिया रहेगा तो वहां पर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा देखो, जैसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट याद रखना ग्राम में, गिवन वेट इन ग्राम आर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ठीक है ना। यहाँ पर हम एटम की बात किए हैं, एटम की, इसलिए हम लोग यहाँ जो लेंगे वो होगा एटॉमिक वेट। वेट को रिप्रेजेंट करते हैं WT से, ठीक है ना, एटॉमिक वेट। तीसरा जो इसका फॉर्मूला होगा वो होता है कि वेट ऑफ सिंगल एटम, वेट ऑफ सिंगल एटम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सिंगल एटम का वेट निकालने के लिए कि एटॉमिक वेट बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23 के बराबर होता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एलिमेंट के लिए सिमिलर फॉर्मूला हम लोग लेके आएंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो आप अभी इसको समझिए। देखो कोई भी एटम्स जो होता है, एटम्स वो इस तरह का होता है, ठीक है। इसके सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यह एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, तो वह नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे, एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग कहते हैं कि यह एटॉमिक मास है। तो अब आपको एटॉमिक मास पता है तो आसानी के साथ आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, उसमें आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। यह होता है 1/12 मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12, ठीक है। C12 यहाँ हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं AMU। तो यह बराबर होता है 1 AMU के। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक एलिमेंट के मास को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/12 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। अब देखो कार्बन का मास नंबर कितना होता है, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है
और 6 न्यूट्रॉन होता है। थोड़ा देर में हम आपको बताएंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, उसका मास कितना होता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल इसका अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो यहाँ अगर हमको 1 AMU का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 1/6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, 10 का पावर 23। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, इसका जो एक कांस्टेंट यूनिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि 1 AMU बराबर 10 अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23 और फिर प्लस 1, तो 10 अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 24। ठीक, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 AMU का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 1.67 और इंटू 10 नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -24 और यूनिट होगा ग्राम। तो याद रखना किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU का वैल्यू जो होता है वो 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना, -24 ग्राम के बराबर होता है, ये हम लोगों का याद रखना है। अब ये बात अगर हम किसी अदर एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यह जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे वो एटम्स की बात करें, आयंस की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आप याद रखिएगा 1 AMU इतने के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आप ये समझ गए। अब इसको कोई अदर एलिमेंट के लिए अगर हमको लिखना होता तो देखो वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 1 AMU लिखते हैं हम, 1 AMU, तो 1 अपॉन 14th मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ N14। हम लोग वैसे ही एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसका मास 14 हो। जो रेशियो यहाँ लेंगे, जैसे 1/14 लिए, तो यहाँ पर जो हम एलिमेंट लेंगे वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ O16। ठीक है, वैसे मास का आप इस्तेमाल करोगे जिसमें इसका मास नंबर कितना हो, 16 हो। समझ गए बात को, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। वैल्यू फिर से देखो, 16 इंटू क्या होगा, यहाँ जैसे 1/12 इंटू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23 था, यहाँ हम लेंगे तो 1/14 इंटू 14 हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो 1/16 इंटू 16 हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो ये हम लोगों का एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि न्यूट्रॉन का मास चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोटॉन का कितना होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, उसको हम लोग देखते हैं कि चार्ज की बात करते हैं। तो कोई भी एटम है ना, तो उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो चार्ज की बात अगर हम लोग करेंगे या मास का, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MP। तो यह होता है 1.672 इंटू 10 का पावर, चाहे रहने दो 1.67 ही ऑलमोस्ट इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की, तो यहाँ पर जो होगा
चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कैसा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, केजी में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप 10 का पावर 3 से डिवाइड कर दोगे, केजी में आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आप जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ग्राम में बदलना है तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होता है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब वैल्यू की बात करेंगे तो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67, लगभग इसके बराबर होता है, इसी के बराबर 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं 1.672 और इसमें हम लोग लेते हैं 1.674, तो हम दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 का पावर -4 ग्राम। अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पी को पॉजिटिव देते हैं, याद रखना पी को हम लोग पॉजिटिव देते हैं, एन 0 होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग नेगेटिव देते हैं। तो ये हम लोगों के चार्ज की बात है। ठीक है, अब देखो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एटम से रिलेटेड, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे और मॉलिक्यूल्स के लिए मोल को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन। ठीक है, कार्बन में एटम्स की संख्या कितना होगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कार्बन में, तो सबसे पहला इसको हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट बाई एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है 24 ग्राम है, तो 24 ग्राम और बाई कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, तो 12 इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। अगर आप इसको बात करते हैं किसके लिए कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो क्या हो जाएगा मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। तो एवोगाड्रोज नंबर 10 का पावर 23 होता है, तो मोल का जो वैल्यू है वो कितना है 2 और इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 640.12 इंटू 10 का पावर 23, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से इस तरह से वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने तरह का होता है, मॉलिक्यूल्स अगर दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, जब दो और उससे अधिक एटम्स की कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए HCl, H2SO4, H2O, ये सब क्या है मॉलिक्यूल्स है, इस सब को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखो कि मॉलिक्यूल्स जो होगा वो 2 तरह का होता है, मॉलिक्यूल्स 2 तरह का होगा।
होमो एटॉमिक, याद रखना होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, सेम। और हेट्रो वर्ड का मतलब होता है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए याद रखेंगे आप कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम स्पेसीज, अगर एक तरह के एटम से जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है, जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल, जैसे O3 है, P4 है, S8 है, H2 है, O2 है, N2 है। तो इस सब में क्या देख रहे हैं, इसमें 3 एटम्स है, तीनों के तीनों कौन सा है, ऑक्सीजन है। फास्फोरस में 4 एटम है, चारों फास्फोरस है। सल्फर में 8 एटम है, सभी के सभी सल्फर है। तो याद रखेंगे जब एक तरह के एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है तो वो सबको हम लोग कहते हैं कि यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल बात है। और हेट्रो वर्ड का मतलब डिफरेंट होता है, तो इसमें याद रखना कि दो या उससे अधिक एटम कंबाइंड होगा लेकिन उसमें स्पेसीज क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह हेट्रोएटॉमिक है। जैसे मान लो कि HCl है, ठीक है, K2SO4 है, और उसके बाद आप वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते थे। इसमें आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, अलग अलग स्पेसीज है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जब अलग अलग स्पेसीज से मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं कि यह हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक, डेफिनेशन में याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्पेसीज ऑफ सेम केमिकल स्पेसीज, ठीक है ना, सेम केमिकल स्पेसीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। इसमें है कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में जो एटम्स की संख्या होता है उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लेते हैं कि O2 है, तो इसके लिए एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो इसमें 2 एटम्स है तो एटॉमिसिटी 2 होगा। अगर O3 है तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लो कि P4 है तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 4। अगर बात करते हैं S8 है तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 8। तो ये जितने भी है ये सब हम लोग ले रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। हेट्रो एटॉमिक में अलग अलग एटम होता है, जैसे मान लो कि H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 में आप कह सकते हो कि वन molecules of H2SO4 contain 2 atoms of hydrogen, or one atom of sulfur and 4 atoms of oxygen, 4 atoms of oxygen। तो इस केस में आप देखिएगा तो एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2। सल्फर की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिसिटी 1। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स के लिए मोल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एटम्स के लिए हम लोग मोल फाइंड आउट करिए थे वैसे ही हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या हो जाएगा, तो यहां याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ये पहला फॉर्मूला है। अगर हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तीसरा फॉर्मूला अगर हम लोग इसका लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो गिवन वेट याद रखना है ग्राम में, गिवन वेट इन ग्राम
और बाई मोलिक्यूलर वेट, ठीक है, मोलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। चौथा फॉर्मूला इसका होगा वेट ऑफ सिंगल एटम, वेट ऑफ सिंगल एटम्स। तो सिंगल एटम की बात करेंगे, वेट ऑफ सिंगल एटम तो क्या हो जाएगा, सॉरी सिंगल मॉलिक्यूल्स, यहाँ हम लोग एटम्स की नहीं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ये हम लोगों का 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें एक वर्ड आप ध्यान देना कि हम लोगों को मोलिकुलर वेट आना चाहिए, ठीक है। मोलिकुलर वेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं कि मोलिकुलर वेट कहते किसको है। तो देखो मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट के लिए आप इस्तेमाल करना यह होता है सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है ना, ऑल एटम्स इन ए मोलिक्यूल्स। किसी भी मोलिक्यूल्स में जो भी एटम होगा उसके एटॉमिक वेट को हम लोग जोड़ देंगे तो उसी को कहते हैं मोलिकुलर वेट। जैसे देखो CH4, तो CH4 के लिए अगर हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 और प्लस हाइड्रोजन की संख्या है 4 और 1, तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 12 प्लस 4 तो 16, ये इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा CH4 का। आप जैसे H2SO4 को अगर आप देख रहे हैं H2SO4 के लिए, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 और इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है तो 2 इंटू 1 और प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 16 होता है 32 होता है तो 32 और इनटू सल्फर की संख्या 1 है तो 1 और फिर ऑक्सीजन का 16 होता है और इनटू उसका संख्या तो कितना है 4। अब देखो तो 2 1 जा 2 और प्लस 32 और प्लस 64, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 98, ये हो गया मोलिकुलर वेट। तो इस तरह से हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब अगर कभी प्रॉब्लम में हम लोगों से एटम्स पूछता है कि एटम्स कितना होगा, तो वहां पर आप ध्यान रखोगे कि जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होगा उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसका जो पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पांचवा फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपको पता है कि एटम्स के जो संख्या होता है उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग, तब देखो यहाँ पर कह रहा है कि which one has the maximum number of molecules। अब देखो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसको जब हम लोग बनाएंगे ना तो याद रखना कि सबसे पहला बात कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यह होता है मोल और इनटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो यहाँ देख रहे हो ना कि मोल जो है वो मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल क्या है, मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। मोल जिसका ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितने भी ऑप्शंस है सबको हम लोग क्या करेंगे कि मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आंसर कर लेंगे। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 में देखो तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में ऑप्शन ए में 7 है, गिवन वेट कितना है 7 ग्राम है। और मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 मतलब 28। तो ये हो जाएगा 28, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ H2
तो इसके लिए मोल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 2/2। क्या एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा 2। दूसरा अगर हम बात करते हैं 16 ग्राम ऑफ NO2 का, 16 ग्राम ऑफ NO2 ऑप्शन सी के लिए, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ NO2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल का फॉर्मूला वेट 16 अब बाई मोलिकुलर वेट NO2 है। तो इसके लिए अगर हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 32, तो यहाँ से हो जाएगा 46। समझ गए ना? तो देखो तो क्या हो जाएगा 46। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/23। इसी तरह से हम लोग फिर ऑप्शन डी पर काम कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में कह रहा है 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2। तो इसका मोल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/32, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपको किस में दिख रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑप्शन बी में है, क्योंकि 1 है, बाकी सब ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो 1 kg इलेक्ट्रॉन में मोल्स की संख्या कितना होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अब चूंकि यहाँ kg में ही है तो इसको kg में रहने देंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टोटल मास कितना है 1 kg, तो 1 अपॉन, ठीक है, कितना मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31। और केजी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर हो गया। और हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23। अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 1/9.1 इंटू 10 का पावर -31, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 10 का पावर -8 होगा। देखो कितना हो जाएगा 10 का पावर -31 और प्लस हो जाएगा 23, तो यह आ जाएगा 10 का पावर -8। 10 का पावर -8 को जब हम ऊपर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो 10 का पावर 8 अपॉन 9.1 और इंटू 6.023, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि सपोज द एलिमेंट x एंड y, कोई एलिमेंट है x एंड y कंबाइंड हो रहा है और दो कंपाउंड बना रहा है XY2 और X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम है एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट 9 ग्राम है, देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई दो एटम है, दो एटम कंबाइन करने के बाद दो कंपाउंड बना रहा है। एक बना रहा है XY2 जिसका मोल 0.1 है और उसका वेट है कितना, उसका वेट है 10 ग्राम। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि X3Y2 बना रहा है और उसमें जो वेट है उसका वेट कितना है तो 9 ग्राम है और उसका मोल दिया हुआ है 0.05। तब कह रहा है कि एटॉमिक वेट x और y का आप फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे वो देखो, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई कंबाइन टू फॉर्म XY2 और प्लस X3Y2। ठीक है, ये दो कंपाउंड बना रहा है और इसका मोल भी दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। इसके लिए जो मोल दिया हुआ है, मोल वो दिया हुआ है 0.1 और वेट दिया हुआ है 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है
10 ग्राम। और इसके लिए जो मोल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम और मोल है। और इसके लिए जो दिया हुआ वेट है इसका 9 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एटॉमिक वेट को मान लेंगे। लेट एटॉमिक वेट ऑफ x इसको हम लोग m1 ले लेते हैं, और एटॉमिक वेट ऑफ y इसको हम लोग m2 ले लेते हैं। तब पहला जो केस है इसमें देखो कि क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट अगर हम इसका निकालेंगे मोलिकुलर वेट, तो अब क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट देखो 101 है और उसका एटॉमिक वेट m है, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस, फिर देखो y कितना है 2 है और उसका एटॉमिक वेट 2 है, तो इसका जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा 2m2। ठीक है, अब देखिए अब मोल के लिए हम इसको मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो मोल है वो दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 इज इक्वल टू वेट तो 10 बाई मोलिकुलर वेट तो m1 प्लस 2m2, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस 2m2। तो यहाँ से हम लोग m1 और प्लस 2m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बाई 0.1, तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर में 100 चला जाएगा। फाइनल इक्वेशन जो होगा m प्लस 2m2 इज इक्वल टू 100, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी अगर वर्क करते हैं तो इसका अगर हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अब देखो x 3 है तो x का एटॉमिक वेट कितना है 3, तो क्या हो जाएगा x का एटॉमिक वेट है m1, तो 3m1 और प्लस y2 है तो 2m2। ठीक है, अब यहां से हमको 0.05 इज इक्वल टू 9 बाई, देखो मोल इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट, जैसे यहाँ की है ना वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 3m1 और प्लस 2m2, तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा 3m1 और प्लस 2m2 इज इक्वल टू 9 बाई 0.05, पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर में 100 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 20 टाइम्स 9 दूना 18 180, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। और फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या है m1 प्लस 2m2, तो क्या हो जाएगा m1 और प्लस 2m2 इज इक्वल टू 100, और दूसरा है 3m1 और प्लस 2m2 इज इक्वल टू 180। ठीक, 10th क्लास मैथ हम ऐसा मैथ आप बहुत पढ़े हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2m1 इज इक्वल टू -80 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स में। ठीक है, तो मतलब ये हो गया m1 इज इक्वल टू 40। अब m1 का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आप m2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू पुट कर लेंगे 40, तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इज इस तरह से लिख लो, देखो यहाँ पर हम यहाँ निकलते हैं, देखो तो m1 प्लस 2m2, तो 40 प्लस 2m2 40 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस, तो 2m2 इज इक्वल टू 100 माइनस 40, यानी कि 2m2 बराबर कितना हो जाएगा 60। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स में, तो मेरा जो एटॉमिक वेट आया m1 मतलब x का हो गया 40 और y का हो गया 30, तो 40 और 30 जो ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ऑप्शन ए 40 और
30, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नीट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज एटॉमिक वेट के लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं, जिससे हम लोगों को सवाल बनाना आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि लेट परसेंटेज ऑफ XM1 यह दिया हुआ है P1% और फिर परसेंटेज ऑफ XM2 यह दिया हुआ है P2% और फिर दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ XM3 यह दिया हुआ है P3%, ठीक है। ये इतना वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक वेट बराबर हो जाएगा, देखो P1M1 और प्लस P2M2 और प्लस P3M3 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक। सपोज करो कि ये दिया हुआ है कि गिवन, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, गिवन कि परसेंटेज ऑफ Cl35 यह 75% दिया हुआ है और फिर बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ Cl37 यह दिया हुआ है 25%। मान लो कि यह दिए हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज एटॉमिक वेट क्लोरीन का फाइंड आउट कीजिए। फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, देखो एवरेज एटॉमिक वेट बराबर फॉर्मूला क्या है, तो P1 इंटू M1 प्लस P2M2 बाई 100। यहाँ पर देखो P1 का वैल्यू कितना है 75, 75 इंटू 35 और फिर प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 37, 25 इंटू 37 बाई 100। एक काम करो यहाँ पर से 25 कॉमन ले लेंगे। जब 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 इंटू 35 और प्लस 37 बाई 100। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। अब देखो 35 से 105 और 105 और 42 तो 137 था 142 बाई 4। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट जो होगा वो 35.5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे और ये एक्चुअल मास होता है एवरेज एटॉमिक वेट, जो आइसोटॉपिक कंपोजिशन को डिस्ट्रीब्यूटेड मास को एक साथ हम लोग लिखते हैं तो इसलिए इसको एवरेज बोलते हैं। अब देखो इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ 79% ऑफ मैग्नीशियम एंड 21% ऑफ 25 एंड 26 इज इतना है। जैसे इसमें एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया हुआ और कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 25। तो देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले देखो गिवन जो है वो क्या है, गिवन 79% ऑफ Mg24 और हमको निकालना है Mg25 का। तो मान लेंगे लेट परसेंटेज ऑफ Mg25 इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे x। तो परसेंटेज ऑफ Mg26 कितना हो जाएगा, तो 21 माइनस x। अब देखो तीनों वैल्यू हम लोगों का मिल गया। 24 का 79% है, इसको x मान लिए तो 21 माइनस x। अब एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3 और डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ये है दिया हुआ है 24.31 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर है 79%, तो क्या हो जाएगा 79 इंटू 24 और फिर प्लस
Mg25 का x है तो ये हो जाएगा 25x और फिर प्लस 21 माइनस x और इंटू 26 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे में 100 आ जाएगा और बराबर में नीचे नीचे में है 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो 2431 इज इक्वल टू, यहाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 79 इंटू 24, 9 चौका 36 के 6, 7 चौका 28, 3 31, 9 दूना 18 के 8, 7 दूना 14, 1 15। तो यहाँ से आ जाएगा 6, 9, 8 और 1 मतलब 1896। 1896 और प्लस यहाँ हो जाएगा 25x और फिर प्लस 26 इंटू 21 तो 26 इंटू 21 तो 26 एकम 26 के 6 और फिर हो जाएगा 26 दूना 52 और 2 54, 546 और माइनस 26x। ठीक है, याद रखना इसको, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से अब देखो x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं तो 6 6 12 के 2, 9 और 4 13, 1 14 के 4, 5 8 13, 1 14 के 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 25x में से माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2442 और माइनस 2431। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और फिर 4 में से 1, 11%। मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक दो और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। जब भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली बोले या ऑप्शन में डेसिमल का इस्तेमाल नहीं है तो तुम एवोगाड्रोस नंबर का 6.023 नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ इस्तेमाल करना 6 × 10 का पावर 23। तो सबसे पहला बात, जैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो गिवन है कि 4.2 ग्राम ऑफ NH3, 4.2 ग्राम ऑफ NH3। तो इसके लिए हम लोग मूल निकालेंगे तो मूल हो जाएगा वेट तो 4.25 अब बाई मोलिकुलर वेट NH3 का तो कितना 17। कैसे होगा तो देखो NH3 के लिए हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन का 14 और प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 है तो 3 तो कितना हो जाएगा 17। ये इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखो दूसरा हो जाएगा मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे मोल में तो क्या हो जाएगा 1/4 और इंटू 6 × 10 का पावर 23। अब उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स का हम लोगों का जो वैल्यू होगा, एटम्स का फॉर्मूला होता है मोलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, अभी बताए हैं कि जो एटम्स का संख्या होता है उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इसमें एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो इसमें टोटल कितना है 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और इंटू 6 × 10 का पावर 23 और इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 10 का पावर 23 एटम्स। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 6 × 10 का पावर 23, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो एक और प्रॉब्लम है, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग इसको मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वेट या वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वेट देखो कितना है 4.2 और एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और 3 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से इसको पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया मतलब 1/10। दूसरा निकाल लो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए तो क्या हो जाएगा 1/10 और इंटू 1/10 और इंटू Na। अब देखो इसमें हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, किसमें N3 माइनस में। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 तो 2,5। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है तो टोटल यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा
15 और एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस इज इक्वल टू 16। तो अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोलिक्यूल्स, तो 1/10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो ये हो जाएगा 1/10 और इंटू एवोगाड्रोस नंबर और इंटू 16, मतलब ये हो जाएगा 16 Na/10। इस 10 को हटा देंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.6 Na। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो 1.6 Na टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना? 4.2 ग्राम नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, और इसको जितना बेहतर आप प्रिपेयर करेंगे आगे का क्लास आपको उतना आसान होगा। इसलिए हर हाल में मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।